दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना मेट्रो का काम 5 वर्षों के अंदर पूरा हो जाएगा। जी हां, उन्होंने कहा है कि पटना मेट्रो की शुरुआत होने से शहर के लोगों को काफी सहूलियत होगी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पटना मेट्रो रेल योजना का कार्यारंभ किया जा रहा है। इसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भले ही कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन देश अनलॉक 4 में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में अब हजारों प्रवासी मजदूर जो अनलॉक के दौरान अपने गृह राज्य वापस आए थे, वो एक बार फिर से काम पर लौटने लगे हैं। जी हां, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से हजारों मजदूर गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र जा रहे हैं। मजदूरों के एक बार फिर से काम पर लौटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके गृह राज्य में रोजगार के अवसर नहीं बन पाए हैं जो उन्हें दूसरे राज्यों में मिल सकता है। जी हां, साथ ही साथ कोरोना संकट के दौरान भी अब कारखाने में काम होने लगे हैं। ऐसे में जो लोग वापस अपने राज्य लौटे थे वे एक बार फिर से काम के लिए कारखानों में वापस जा रहे हैं। इसके अलावा कारखानों की ओर से भी अपने श्रमिकों को वापस बुलाए जाने को लेकर कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बिहार में बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दे दी है। जी हां, इसके साथ ही मौसम भी बदल गया है। पिछले 3 दिन से बिहार में मूसलाधार जमकर बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। वही आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार में और तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जी हां, मौसम विभाग ने सभी जिलों के डीएम को इसको लेकर अलर्ट जारी किया है, क्योंकि आज से 27 सितंबर के बीच बिहार में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई गई है। 24 सितंबर यानी कि आज के बाद उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसके साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। जी हां, आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे पहले इससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारी के लिए कहा है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, गुप्तेश्वर पांडे पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। डीजीपी ने वीआरएस ले लिया है। अब वो राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहा है। जी हां, वहीं उनके एनडीए प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद एसके सिंघल को बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बक्सर या फिर भोजपुर के किसी भी सीट से एनडीए का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि 1987 बेंच के आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 5 महीने बाद समाप्त होने वाला है। जी हां, 31 जनवरी 2019 को उन्हें बिहार का डीजीपी बनाया गया था। राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल 28 फरवरी 2021 को पूरा होने वाला है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुप्तेश्वर पांडे ने चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। बस चुनाव की तारीख ऐलान होने का इंतजार है। मोदी सरकार ने अपने 6 सालों के कार्यकाल में देश को बहुत बड़े कर्ज में डुबा दिया है। जी हां, आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इन 6 सालों में मोदी सरकार ने लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2014 तक देश के ऊपर कुल कर्ज 54 लाख करोड़ रुपए था। यानी कि एक तरफ 67 सालों में 54,90,000 करोड़ रुपए का कर्ज, वही मोदी के 6 सालों में 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। जी हां, ये बिल्कुल सच है। कल बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आई है, लेकिन बिके हुए मीडिया इसको लेकर कोई भी विश्लेषण करना उचित नहीं समझता है। कल खबर आई है कि केंद्र सरकार की कुल देनदारी जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि साल भर पहले यानी कि जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88 लाख करोड़ रुपए था। जी हाँ, यानी कि एक मोटा हिसाब लगाया जाए तो हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का कर्ज मोदी सरकार देश की जनता पर चढ़ाती नजर आ रही है। अगर इस हिसाब से देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम पर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज और चढ़ गया है। सरकार का जून अंत तक कर्ज 101 लाख करोड़ रुपए है। इसमें 3 महीने का 3 लाख करोड़ रुपए और जोड़ दे तो ये फिगर 104 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाता है। 2014 में जब जून अंत तक के फिगर आए थे तब ये कर्ज 54,90,000 करोड़ रुपए था। यानी कि लगभग सीधे 50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पिछले सिर्फ 6 सालों में मोदी सरकार जी ने हमारे माथे पर मान लिया है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर चर्चित सीपीआई नेता कन्हैया कुमार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। जी हां, एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में कन्हैया कुमार ने यह खुलासा करते हुए कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी जो जिम्मेवारी तय करेगी वह जरूर करूंगा। कन्हैया कुमार ने यह भी साफ किया है कि वामपंथी दलों का आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना तय है।
और सही समय पर सीटों का ऐलान हो जाएगा। कन्हैया कुमार की चुनाव नहीं लड़ने की बात हैरान करती है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले के कुछ महीने में कन्हैया कुमार ने नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ बिहार भर में कई सभाएं की थी, जिसमें खूब भीड़ उमड़ रही थी। हालांकि कोरोना महामारी के फैलने और लॉकडाउन शुरू होने के बाद पिछले काफी समय से कन्हैया कुमार की सक्रियता नजर नहीं आ रही थी। CAA-NRC के खिलाफ अपनी रैलियों की कामयाबी के बावजूद चुनाव से पीछे हटने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने कहा कि वह आंदोलन किसी को विधायक मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं था। उनकी कामयाबी यही थी कि बिहार विधानसभा में NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, जबकि बीजेपी वहां सरकार में शामिल है। गायब हो जाने के सवाल पर कन्हैया कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद में लगे थे, लेकिन इन बातों का सोशल मीडिया पर प्रचार करने से उन्होंने परहेज किया है। बेगूसराय से पिछला लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार ने बताया कि इस बार पार्टी ने तय किया है कि मैं दूसरे लोगों को चुनाव लड़वाऊं। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1598 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जी हां, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,73,063 हो गई है। बिहार में फिलहाल 15,133 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। जी हां, बाकी मरीज ठीक होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। जी हां, कल जो ताजा अपडेट जारी किए गए हैं उसके मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 1598 नए मामले सामने आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में बिखराव का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बाद बड़ा घटक दल RLSP भी अलग होने की कगार पर है। जी हां, बताया जा रहा है कि रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी गठबंधन से मोह भंग हो चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा कभी भी गठबंधन को अलविदा कह सकते हैं। आपको बता दें कि सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार मांग करते रहे हैं। इसको लेकर कभी कांग्रेस के आला कमान तो कभी तेजस्वी यादव से मुलाकात भी करते रहे हैं, पर अब तक सीटों को लेकर कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। नतीजतन उपेंद्र कुशवाहा ने भी महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया है। रालोसपा के प्रधान महासचिव आनंद मागोब ने कहा है कि अभी तक टिकट को लेकर एक बार भी आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में रालोसपा अलग विकल्प को देखने के लिए स्वतंत्र है। अगर रालोसपा कोई भी अलग विकल्प की तलाश करता है तो इसकी जिम्मेवारी RJD और कांग्रेस की होगी। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जी हां, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीएम मोदी पर बांग्लादेश, चीन, नेपाल यानी कि पड़ोसी देशों से रिश्ते को लेकर धावा बोला है। उन्होंने ट्विटर पर द इकोनॉमिस्ट के सितंबर के अंत तक का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन रिश्तों के वेब को ही नष्ट कर दिया जो कांग्रेस ने कई दशकों में बनाए थे। बिना किसी दोस्त के पड़ोस में रहना खतरनाक होता है। सऊदी अरब सरकार ने उम्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, पहले चरण में 4 अक्टूबर से हर रोज स्थानीय 6,000 लोग उम्रा कर सकेंगे। दूसरे चरण में 15,000 लोग हर रोज उम्रा करेंगे और तीसरे चरण में 40,000 लोग 18 अक्टूबर से उम्रा कर सकेंगे। जी हां, 1 नवंबर से विदेशियों के लिए भी इजाजत होगी। आपको बता दें कि वहां की सरकार ने मार्च महीने में कोरोना के खतरे को देखते हुए उम्रा को रोक दिया था। सऊदी अरब ने कहा है कि एक बार जब कोरोना का खतरा खत्म होगा तब फिर से पहले की तरह उम्रा को शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी जगत के महान कवि रहे रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि उनकी कालेजी कविताएं देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। मोदी जी ने ट्वीट किया और लिखा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी कालेजी कविताएं साहित्य प्रेमियों को ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों को निरंतर प्रेरित करती रहेगी। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में बिहार के सिमरिया में हुआ था और देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को प्रेरणा दी थी। रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के 3 बार सदस्य भी रह चुके हैं और वे 1974 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। किसान बिल राज्यसभा में पारित होने के बाद देश भर में किसान संगठनों की लड़ाई और तेज हो गई है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन ने 25 सितंबर को देश भर में किसान कर्फ्यू लगाकर चक्का जाम करने का ऐलान किया है। जी हां, वहीं बिहार में चुनावी माहौल को देखते हुए राजद ने भी इस मुद्दे को धर लिया है। तेजस्वी यादव ने इस बिल के खिलाफ जमकर केंद्र सरकार को कोसा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है। ये विधेयक कालाबाजारी के लिए लगाया गया है और कृषि उत्पादकों को ऊंचे दाम पर बेचा जाएगा। इससे बिचौलियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि किसानों को जो क्षति होगी
वह कंपनी अपने ऊपर नहीं लेगा। इसका नुकसान किसानों को ही झेलना पड़ेगा। जो देश का पेट पाल रहा है, जो मोदी जी का पेट पाल रहा है, उसके खिलाफ ये बिल हम नहीं आने देंगे। तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि इस बिल को वापस लिया जाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि राजद 25 सितंबर को इस बिल के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारा संघर्ष ही गरीबों के लिए है और गरीब किसान, महंगाई, बेरोजगारी, इसके लिए हमने हमेशा से लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार को ठगाया गया है, देश को ठगाया गया है। बिहार पुलिस में ड्राइविंग कांस्टेबल के पद पर बहाली के लिए लिए जाने वाले मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जी हां, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था वे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में ड्राइविंग कांस्टेबल के पद पर बहाली के लिए मुख्य लिखित परीक्षा 14 अक्टूबर को होनी है। 1722 पदों के लिए होने वाले इस लिखित परीक्षा को कोरोना संकट के इस काल में 2 दफे टाला गया था, लेकिन अब आदेश मिलने के बाद फिर से लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए आज एडमिट कार्ड जारी किया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए cscbc.bis.nic.in पर जाएं और वहां से जाकर आप ऑनलाइन के द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। वर्चुअल सम्मेलन का सिलसिला जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में 24 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल माध्यम से बिहार के शिक्षकों और स्नातकों को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में लोग जुड़े। इसके लिए पूरे बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंस से लिंक शेयर किए जा रहे हैं। जी हां, इसके अलावा रक्षा मंत्री के इस वर्चुअल सभा का सीधा प्रसारण बिहार भाजपा के यूट्यूब और फेसबुक पेज के जरिए भी किया जाएगा। आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद एक शिक्षक रह चुके हैं। इसके अलावा वो बिहार की जरूरतों से भी अच्छे से वाकिफ हैं। बिहार में अगर आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं या फिर जमीन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार ने नई व्यवस्था की है। जी हां, इस व्यवस्था के तहत आप सभी प्रकार के जमीन का भूलेख नकल जमाबंदी ऑनलाइन के द्वारा देख सकते हैं। खबर के मुताबिक जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, ताकि सभी लोग जमीन से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन के द्वारा देख सकते हैं और जान सकते हैं। भूमि जमाबंदी सहित और भी बहुत सारी जानकारी के लिए बिहार भूमि.bihar.gov.in पर जाएं और वहां से जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीतामढ़ी जिले वासियों के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी रहा है। जी हां, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज के रूप में जिले को बड़ी सौगात दी है। डुमरा प्रखंड के मुरादपुर कृषि फार्म में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। डुमरा प्रखंड में 25 एकड़ में यह अस्पताल अगले 3 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंगलवार को इसका शिलान्यास किया है। 500 बेड वाले इस अस्पताल के निर्माण पर 541 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज को शिलान्यास के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि कुछ लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। वे लोग किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। बिहार विकसित राज्य बनेगा, ये मेरा वादा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में अब लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान वैशाली से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव में उतरना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वे सांसद हैं और पार्टी अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतरना सभी के लिए एक चौंकाने वाला मूवमेंट होगा। साथ ही पार्टी के नेता लगातार 143 सीटों पर यानी कि नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड ने सभी मंदिरों को खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अभी 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक बुजुर्ग मंदिर में नहीं जा सकेंगे। मंदिर में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु जमा नहीं होंगे। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज की व्यवस्था होगी। मास्क पहने श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। मंदिर प्रबंधन भी अपने स्तर से मास्क वितरण की व्यवस्था करेगा। मंदिर में लगाए गए घंटे अभी नहीं बजाए जाएंगे। जी हाँ, सभी घंटे में कपड़े बांधे होंगे। मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में केवल तुलसी पत्तियां डालकर श्रद्धालुओं को सौंप दिया जाएगा। बिहार में भूमि दाखिल खारिज नियमावली में बदलाव कर दिया गया है। दाखिल खारिज के ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन की समय सीमा को बढ़ाकर 35 दिन कर दिया गया है। अभी तक यह समय सीमा 18 दिन की थी। पहले आपत्ति की समय सीमा 60 दिन थी, अब 75 कार्य दिवस कर दिया गया है। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए एक से बढ़कर एक खबरें ला रही है, जिससे कई सारे बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के प्रति सरकार कई तरह के फैसले ले रही है।
बिहार सरकार इनके ट्रांसफर को लेकर कमेटी गठित की है। यह कमेटी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर गाइडलाइंस तैयार करेगी। 4 सप्ताह के अंदर गाइडलाइंस जारी हो जाएगा। इसके बाद नियोजित शिक्षक अपना ट्रांसफर करा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा जो खुद का ट्रांसफर कराना चाहते हैं। यदि आप भी एक शिक्षक हैं और ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों बिहार में 2814 करोड़ की 77 स्वास्थ्य योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के बाद राज्य के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित होगी। किसी मरीज को राज्य से बाहर इलाज कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1636 करोड़ रुपए की लागत से सीतामढ़ी, सीवान के मुरवा एवं वैशाली के महुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया। यहाँ बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई होगी। इससे नर्सिंग सेवा में मानव संसाधन की कमी पूरी की जा सकेगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज के साथ 500 बेड के अस्पताल का भी निर्माण होगा। बिहार में कोरोना महामारी के कारण लोकल ट्रेन बंद हैं, जिससे राज्य में काम करने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए बिहार में लोकल पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सकता है। इसकी तैयारी चल रही है। खबर के मुताबिक इस संदर्भ में रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन नियमानुसार राज्य सरकारों की अनुमति या फिर आग्रह के अनुसार ही ट्रेनों का परिचालन हो सकता है। अगर बिहार सरकार लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति देती है तो राज्य में इसका परिचालन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने कुछ रूट पर लोकल पैसेंजर ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। इसको लेकर बहुत जल्द घोषणा किया जा सकता है। हालांकि उन ट्रेनों में सफर करने वालों के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी। इसको लेकर नियम बनाए जा रहे हैं। इन ट्रेनों में सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मी को ही सफर करने की इजाजत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। बिहार में एनडीए का नेतृत्व बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन का नेतृत्व लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हालांकि बिहार चुनाव में कई छोटे दल भी अपना दम दिखाने को तैयार हैं। ऐसे में 5 दल मैदान में हैं, जो बिहार की जनता में अपनी जोरदार मजबूती दर्ज करवा चुके हैं। ये दल राजनीति की हवा बदल सकते हैं। इनमें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी, इसके बाद जन अधिकार पार्टी के मुखिया और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला के नाम से फेमस मुकेश सहनी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का नाम शामिल है। इन सभी पार्टी की तैयारियों को देखकर माना जा सकता है कि ये छोटे दल भी बड़े दलों के लिए सिर दर्द बन सकते हैं। चुनावी साल में रिटायरमेंट से 5 महीने पहले VRS लेने वाले बिहार के पुलिस के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायरमेंट के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत की। जी हां, पटना में मीडिया से बात करते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं अब फ्री हूं। हालांकि उन्होंने राजनीति में जाने के सवाल पर चुप्पी साध ली और कहा कि मैं इसका फैसला अपने लोगों से बात करने के बाद ही लूंगा। दरअसल DGP गुप्तेश्वर पांडे ने मंगलवार को रिटायरमेंट से 5 महीने पहले ही VRS ले लिया था, जिसके बाद से उनके राजनीति में आने के क्या सही साबित होने लगे हैं। हालांकि इस मसले पर पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, अब मैं फ्री हो गया हूं। चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व DGP ने कहा है कि अब मैं इस मसले पर कुछ भी नहीं कहा हूं। भारतीय रेलवे त्योहारी सीजन को देखते हुए जल्द ही 80 और स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में है। जी हां, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे अक्टूबर-नवंबर में त्योहारी को देखते हुए स्पेशल ट्रेन की संख्या और बढ़ा सकता है। अगले महीने मंत्रालय ऐसे रूट पर मांग के हिसाब से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर सकता है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को देखते हुए रेलवे ने ज्यादातर ट्रेनों को बंद कर दिया था। मौजूदा स्पेशल ट्रेन और श्रमिक विशेष ट्रेन से अलग इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। इन ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलेगा और क्लोन ट्रेनों में से 19 जुड़े हमसफर एक्सप्रेस की रैंक चलाएंगे, जिसमें हर एक में 18 कोच होंगे। दोस्तों, आज का न्यूज बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।